किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ककोड़ा की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। अपने घर पर उगाएं ऑर्गेनिक फल और सब्जियां। ककोड़ा जंगली सब्जी है जो कि सेहत की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसकी खेती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान भाई करने लगे हैं, लेकिन अभी भी किसानों को इसकी व्यावसायिक खेती की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ककोड़ा की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो। किसान भाई नमस्कार। आज जो है हम आपको खेक्सा के विषय में, खेक्सा या खेक्सी के रूप में आप जानते हैं, इसको मीठा करेला भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम जो है इसका माइमोसिका डायोक्सिया है। ठीक है, ये जो है करेला की तरह दिखता है, लेकिन करेला से थोड़ा अलग होता है, छोटा होता है और इसमें कांटा छोटा छोटा होता है। इसको इसीलिए मीठा करेला भी बोलते हैं। ककोड़ा की सब्जी पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। ककोड़ा के हरे रंग वाले फलों की सब्जी बनाई जाती है, जिसमें 9 से 10 कड़े बीज होते हैं। औषधीय गुण से भरपूर होने के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी होती है। ककोड़ा गर्म एवं नम जलवायु की फसल है। ककोड़ा की खेती उन स्थानों पर सफलतापूर्वक होती है जहां औसत वर्षा 1500 से 2500 मिलीलीटर होती है। अब आइए कि इसके खेत की तैयारी। हालांकि खेत की तैयारी जो है आप मई से ही आप चाहें तो उस समय धूप अच्छा रहता है, जिसमें कि आप खेत को गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के लिए जो 1 फीट जो है चौड़ा रखते हैं, 1 फीट लंबा और 1 फीट गड्ढा बनाते हैं। उसका पूरा मिट्टी को निकाल के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमको सोइंग करना हो उसके 1 सप्ताह पहले जो है हम क्या करते हैं कि उसमें जो है हर गड्ढा में 2 किलो जो है कंपोस्ट डालते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आजकल वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हर गड्ढे में जो है 30 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 20 ग्राम जो है MOP प्रति गड्ढे के हिसाब से सभी में डालते हैं। जब खाद वगैरह डालते हैं उस समय जो है जो इंसेक्टिसाइड है उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर गड्ढे में हम बुरकाव कर देते हैं, जिससे कि हमको कीड़ा मकोड़ा बीज में नहीं लगे, पौधा की जड़ में नहीं लगे। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु इसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी जो बोले कि हमारा जो प्लॉट होता है ये 9 गड्ढे का एक प्लॉट बनता है। 9 गड्ढा में करते क्या है कि हमारा बेसिक क्या है कि 8 गड्ढा जो होगा उसमें
फीमेल डालेंगे, और कहने का मतलब मादा डालेंगे जिसमें फल आएगा, और जो एक पौधा बीच में रहेगा उसमें मेल डालेंगे जिसको नर कहते हैं, जिसमें कि हमको फल नहीं लगेगा, केवल वो जो है परागण करेगा और फीमेल पौधे का, जिससे कि हमको फल मैक्सिमम मिल सके। वैरायटी का बात करते हैं, किस्म का बात करते हैं, तो RK1 के रूप में जिसको बोलते हैं RMD1 कनकोडा, इस नाम से है। तो प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है मेल फीमेल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 8 पौधा जो है फीमेल को लगाएं और 1 पौधा जो है मेल को लगाएं। तो ये याद रखना है कि एक गड्ढा जो है हमको मेल के लिए डालना है, और उसके बाद में जो है अब जो है ये खेत की तैयारी हो गया और गड्ढा को हम भर देंगे। गड्ढा को जब भरेंगे तो भरने के बाद में उसको हमेशा याद रखेंगे कि 6 इंच जो है आप उसको ज़मीन से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दें, मतलब बराबर कर दें, और उसमें 3 कोना आकार का आप एक आकार बना दें, जिसको कि कोने पर आप 1 या 2 सीड डाल दें। 3 सीड डालते हैं ताकि ये पौधा हमको नजर आए। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रावधान उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं, इसलिए जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। नर के लिए यह याद रखिएगा कि कभी भी जब आप सोइंग करेंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में 60 से 70 दिन से करीब फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर आ जाता है, उस फ्लावर को देखेंगे कि जैसे ही फ्लावर आ जाता है तो जिस फ्लावर में अगर फल लगा हुआ नहीं फूल है तो उसको आप समझें कि ये नर है। नर को उस प्लांट को हटा दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगा दें, और जो जिसमें फल आ गया है आप उसमें तो फल लेना ही है, इसलिए उसको रहने दें। लेकिन जो नर वाला पौधा है उसको आप 70 से 75 दिन के बीच में उसको हटा दें। इस तरह से जो है हमको 1 हेक्टेयर में करीब 23 से 23,000 के लगभग प्लांट हमको पीट मिल जाएंगे और प्लांट मिल जाएंगे। अगर 1 एकड़ का बोलें तो इसमें करीब 1,000 हमको पीट मिल जाएगा और 1,000 प्लांट मिल जाएगा। ककौड़ से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। इस पर बहुत कम कीट व व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककौड़ के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए क्विनालफॉस 25 EC की 2 से 3 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जाती है। हाँ, एक बात और है कि आप एक इतना याद रखें कि ये जो टिश्यू कल्चर के हिसाब से मिलता है, ये RMD रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पर आपको ये पौधा मिल जाएगा अंबिकापुर में। अंबिकापुर में ये स्थित है, और वहाँ पर अभी जो है टिश्यू कल्चर्स के हिसाब से, और उसके बाद में ये कंद होता है उससे प्लांट ग्रो करते हैं। अगर इन सभी दोनों से भी, अगर कंद से भी कर रहे हैं या जिससे मतलब कि टिश्यू कल्चर से भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको मेल फीमेल का अंतर होना चाहिए। ये जो है आपको हर प्लांट से करीब 3 से 4 किलो करीब आपको फल मिल जाएगा, और करीब आपको जो है ये अभी बाज़ार में जो है करीब ये 120 रुपये किलो तक का मिलता है केजी। हाँ, शुरू में जब आता है तब, बाद में तो 50-60 रुपये हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये मुनाफा आपको अगर जितना जल्दी करेंगे आप बाज़ार में ले जाएंगे आपको उतना ही मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। घर में बगीचा रखने के शौकीन लोगों के लिए बारिश का मौसम एकदम सही मौसम है। इस मौसम में यदि आप अपने घर में किचन गार्डन तैयार कर लें तो बात ही अलग है। इससे घर में सौंधी सी महक भी फैल जाएगी और साथ ही आप घर पर लगाई हुई सब्जियों का स्वाद भी ले सकेंगे।
तो आइए किचन गार्डनिंग पर जानकारी के लिए मिलते हैं गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेंद्र कौर से। आज हम आपको स्वास्थ्य ही संपदा है इसके संबंध में कि हम कैसे घर पर कुछ सब्जियां उगा सकते हैं और उन सब्जियों का प्रयोग हम घर के लिए कर सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। देखिए बहनों कि हर मौसम में हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं और ये सब्जियां हम अपने घर के आसपास जो खाली जगह बची हुई है उसमें उगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है तो घर में खाली डिब्बे, गमले, इनमें भी कुछ तरह के पौध जैसे टमाटर, बैंगन इस तरह के हम लगा सकते हैं ताकि हम ताज़ी सब्जियां अपने परिवार को दे सकें। तो किचन गार्डनिंग का यही कारण होता है कि हम एक तो ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करें और दूसरा हम पैसे की भी बचत कर सकें कि बाज़ार से हम जो सब्जियां लेके आते हैं उनमें ज़्यादा पैसे दे के आते हैं और उनमें सड़ी गली भी होती हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और घर पर अगर हम किचन गार्डनिंग अपनाते हैं तो उसमें हम बिना पेस्टिसाइड वाली ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं जिससे कि हम अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें। छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। इस समय जैसे कि इस मौसम में हम बैंगन, टमाटर, भिंडी, लौकी और कुछ फलदार जैसे पौधे भी सब्जियों के बीच में लगानी चाहिए, जैसे नींबू है, बेर है। इससे क्या है कि एक तो सब्जियां जो हमारी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, दूसरा जब हमने फलदार पौधा लगा लिया तो उसकी देखभाल करते करते उसके आसपास हम कुछ सब्जियां लगाते रहेंगे ताकि उसी पानी को हम सब्जी उगाने में काम में ले सकें। इसके अलावा रसोई में काम में आने वाला जो पानी है, रसोई में बर्तन धोने का पानी है, जो सब्जियां धोने का पानी है, उस पानी की इस तरह से नाली या व्यवस्था बना के हम उस पानी को सब्जियों में डालने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए काम में ले सकते हैं, जिससे जल संरक्षण के सिद्धांत को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे खेत से लाके मिट्टी वहां डालनी चाहिए जो कि अच्छी उपजाऊ हो। और मिट्टी की तैयारी करने के बाद हमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार से आप ला सकते हैं, नहीं तो आपके घर पे जो गोबर की खाद है उसी को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। और इसके बाद अगर सब्जियों में कुछ कीट आते हैं तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्तों को रात भर पानी में भिगो दिया या उबाल के ठंडा कर लिया, छान के फिर उस पानी का छिड़काव सब्जियों पे करने से कीटों से थोड़ी राहत मिल जाती है, जिसमें हमको किसी दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सब्जियों में कोई रोग दिखाई देता है, जैसे सब्जियां बन नहीं रही हैं, सिकुड़नी शुरू हो गई हैं, पौधे के पत्ते गिर रहे हैं, इस तरह की कुछ रोग वाली अगर समस्याएं दिखाई दे रही हैं तो हम घर पर ही जो लहसुन काम में लेते हैं खाना पकाने में, उस लहसुन के सत को बनाकर उसको 10 ml सत को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल का हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि अगर सब्जियों में कोई रोग लगते हैं तो उससे हम राहत पा सकते हैं।
सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताजा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। इस तरह से हम इन सब्जियों को, जैसे अपने खाली जगह में सब्जियों को उगाकर अपने परिवार को ताज़ा फ्रेश जो सब्जियां हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ सब्जियां बच जाती हैं उपभोग करने के बाद, खाने के बाद, तो उनका हम मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने टमाटर उगाया है तो उसका जैम, स्क्वैश और या फिर उसके कुछ सॉस, इस तरह के कुछ उत्पाद बना सकते हैं। अगर आपने मिर्ची उगाई है तो बची हुई मिर्ची का आप अचार बना सकते हैं। तो एक पंथ दो काज आप कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अचार भी बन जाएगा, कुछ दूसरे उत्पाद भी बन जाएंगे और ताज़ा सब्जियां भी हम काम में ले सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अच्छी किस्म के कई फायदे होते हैं, चाहे वे निर्जीव वस्तु हो या फिर सजीव। यहाँ हम बात कर रहे हैं पशुओं की नस्ल की। हर नस्ल की कुछ खासियतें होती हैं जो उन्हें उसी जाति के जानवरों से अलग करती हैं। पशु प्रजनन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम कम दूध देने वाली नस्ल को भी ज्यादा दूध देने वाली नस्ल में तब्दील कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसमें मवेशी पालन एक मुख्य घटक है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में हमने बहुत तरक्की की है। अगर हम पीछे जाएं, 20-25 साल अगर हम पीछे जाएं, तो हमारे पास जो पशुधन था वो हमारे पास खास तौर पे गायें जो थी वो 2-4 लीटर दूध देने वाली, 5 लीटर वाली, 10 लीटर वाली, इससे ऊपर गायें नहीं थी। कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यक्रम विभाग ने चलाया, इसके द्वारा आज हमारे पास ऐसे ऐसे पशु हैं जो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हैं। ये सब कृत्रिम गर्भाधान की ही देन है कि इतने अच्छी क्वालिटी के हम पशु पैदा कर सके, और दूध की जो बढ़ती डिमांड है आबादी के हिसाब से, वो हम कृत्रिम गर्भाधान के बगैर पूरी नहीं कर पाते। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। इस विधि में मादा को नर से सीधे नहीं मिलाया जाता है, बल्कि कृत्रिम विधि से गाय को गाभिन करा दिया जाता है। क्योंकि गर्भाधान के लिए 1 या 2 शुक्राणु ही काफी होते हैं, लिहाजा कृत्रिम विधि से निकाले गए वीर्य को पतला कर जरूरत के मुताबिक सैकड़ों मादाओं को गाभिन किया जा सकता है। यही नहीं, अत्यधिक दूध बढ़ाने की क्षमता रखने वाले सांडों के वीर्य से दुनिया के किसी भी हिस्से में मादाओं को गाभिन करके उनकी संततियों में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तरल नाइट्रोजन की मदद से वीर्य को
-196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है। इसे कई सालों तक संभाल कर रखा जा सकता है। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। और देखिए 25 साल पहले जो किसान उतना ही खर्चा करके एक गाय से जहाँ 4 लीटर दूध, 5 लीटर, 10 लीटर दूध ले रहा था, या भैंसें जो उस समय हमने कृत्रिम गर्भाधान का जब कार्य नहीं चलाया था तो वो भैंसें भी कम दूध देने वाली थी, तो वहाँ भी हम ब्रीडिंग के जरिए मुर्रा भैंस को हमने पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान दिलाया है। तो किसान को नेचुरली जहाँ 4 लीटर दूध बेच के उसका पशु का खर्चा ही नहीं निकलता था, आज वो 50 लीटर दूध बेचता है, तो डेफिनेटली किसान को फायदा हुआ है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेरू, जिला जोधपुर के कृषक लाखन सिंह ने। यह अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लाखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।